यानी कि एक कहानीकार या एक कहानी सुनाने वाला व्यक्ति। बच्चों, द स्टोरी टेलर की कहानी हेक्टर ह्यू मनरो ने लिखी है। हेक्टर ह्यू मनरो को उनके पेन नेम साखी से भी जाना जाता है। बच्चों, मनरो का जन्म 1870 में बर्मा में हुआ था और उनकी डेथ 1916 में फ्रांस में हुई थी। मनरो एक ब्रिटिश राइटर थे जो शरारत से भरी कहानियां लिखने के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन कई बार लोगों को मनरो की स्टोरी अजीब लगती थी क्योंकि वो काफ़ी अनप्लीजेंट और डरावनी कहानियां लिखा करते थे जो मौत से कनेक्टेड होती थी। तो आइए एक ऐसी ही मनरो की लिखी हुई शरारत से भरी डरावनी कहानी को देखते हैं। उस दिन दोपहर बहुत ही तप रही थी और रेलवे का सवारी डब्बा भी उतना ही गर्म और बेहवा था जितनी की दोपहर। ट्रेन का अगला स्टॉप टेम्पल कॉम रेलवे स्टेशन था जो लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। बच्चों, टेम्पल कॉम एक विलेज है जो कि समरसेट कंट्री में आता है, साउथ वेस्ट इंग्लैंड में। टेम्पल कॉम में एक रेलवे स्टेशन है जहां ब्रिटिश रेलवेज कुछ देर के लिए स्टॉप लेती है ताकि कुछ पैसेंजर ट्रेन में से आराम से उतर सके और आगे के डेस्टिनेशन पर जाने वाले पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ सके। अब उस दोपहर ट्रेन के सवारी डब्बे में जो सवारियां बैठी थी वो थी एक छोटी लड़की और एक उससे भी छोटी लड़की और एक छोटा लड़का। उन बच्चों की एक आंटी भी थी जो कोने की सीट पर बैठी थी और आगे के सामने की सीट पर एक कुंवारा लड़का बैठा था जो आंटी के पार्टी से नहीं था, मतलब कि उनके साथ सफर नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल अकेले जा रहा था और आंटी की फैमिली के लिए वो पूरी तरह से अजनबी था। पर सवारी डब्बे में सफर कर रही छोटी लड़कियों ने और छोटे लड़के ने मिलकर जोर जबरदस्ती से पूरे कंपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से उस बैचलर लड़के को डिस्टर्ब हो रहा था। उसका ध्यान बार बार उन बच्चों के ओर जा रहा था। दोनों भी आंटी और बच्चे आपस में काफी कम शब्दों में बातचीत कर रहे थे क्योंकि बच्चे खेलने में मग्न थे। वो पूरे कंपार्टमेंट में मस्ती कर रहे थे, शोर मचा रहे थे और वो इतने जिद्दी थे कि मना करने पर भी वो एक ही चीज को बार बार कर रहे थे और आंटी उन्हें शांत बैठाने के लिए अपनी तरफ से लगातार पूरी कोशिश कर रही थी। पूरे सवारी डब्बे में कलकल मची हुई थी और ये बच्चे बैचलर को एक जिद्दी मक्खी की याद दिला रहे थे जो जोर जोर से हमारे आसपास भिन भिन करती है, खुद तो दूर नहीं जाती है और हमें भी अकेले नहीं छोड़ती है। बार बार हकालने पर भी वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती है और हमें तंग करने के लिए वापस वापस लौटकर आ जाती है। बैचलर को ये बच्चे बिल्कुल मक्खी की तरह लग रहे थे जो बार बार शोर मचाकर उसे परेशान कर रहे थे। बच्चों, हर आंटी का बोलना वैसे तो नहीं से शुरू होता है, मत करो, रुक जाओ, तंग मत करो, शोर मत मचाओ, और लगभग सभी बच्चों का बोलना क्यों से शुरू होता है। क्यों ना करे, क्यों शोर ना मचाए, क्यों मस्ती ना करे। बैचलर को वैसे तो बहुत इरिटेट हो रहा था पर उसने अपनी तरफ से बच्चों को चुप बिठाने के लिए जोर से कुछ भी बोला नहीं। फिर आंटी ने बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, नहीं साइरल नहीं, क्योंकि वो छोटा लड़का साइरल ट्रेन के सीट के गद्दे को पंच मार रहा था, जिस वजह से हर पंच पर उस सीट के गद्दे में से धूल निकल रही थी जो शुद्ध हवा में फैलकर उस हवा को गंदा कर रही थी। आंटी ने साइरल का ध्यान बटाने के लिए कहा, यहाँ आओ बेटा, खिड़की के बाहर देखो। अब वो बच्चा खिड़की के पास जाना तो नहीं चाहता था पर उसके आंटी के बार बार बुलाने पर उसे जाना ही पड़ता है। आंटी, क्यों उन भेड़ों को उस मैदान के बाहर निकाला जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें दूसरे मैदान में ले जाया जा रहा है जहाँ ज्यादा घास है। पर आंटी, इस मैदान में भी तो बहुत सारी घास है, यहाँ पर तो कुछ और है ही नहीं, सिर्फ घास ही घास है। अब वो बच्चा हाथ धोकर आंटी के पीछे पड़ गया था, इसलिए आंटी को कुछ समझ नहीं रहा था कि वो अब उसे क्या जवाब दे।
इसीलिए आंटी ने भोलेपन में जवाब दिया, शायद जो घास दूसरे मैदान में है वो ज्यादा अच्छी है। अब ये जवाब सुनते ही जल्दी से उस बच्चे के मन में एक सवाल उठता है जिसे वो टाल नहीं सकता था। इसलिए वो झट से आंटी से दूसरा सवाल पूछता है, आंटी, दूसरे मैदान वाली घास ज्यादा अच्छी क्यों है? अब आंटी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए उसे कहती है, सर जल्दी आओ, उन गाय को देखो। लगभग हर मैदान के क्षेत्र में गाय और बैल शामिल थे, लेकिन आंटी ऐसे बोल रही थी जैसे कि वो किसी अनोखी वस्तु की ओर ध्यान खींच रही हो। लेकिन साइरिल अपनी बात पर टिका हुआ था। उसकी आंटी उसका ध्यान खींचने में कामयाब नहीं हो पाई थी, इसलिए साइरिल बार बार अपने सवाल का जवाब मांग रहा था, क्यों दूसरे मैदान की घास ज्यादा अच्छी है? अब आंटी बच्चों को चुप नहीं करवा पा रही थी, इसलिए बैचलर लड़के के चेहरे के तेवर गंभीर हो रहे थे और वो आंटी के ओर गुस्से से देखकर नाक मुंह चढ़ा रहा था। आंटी बैचलर के चेहरे के हाव भाव को समझ रही थी और मन में ही सोच रही थी कि ये कितना कठोर आदमी है जो हम लोगों में जरा सा भी मेल नहीं खा रहा है। आंटी ने बैचलर के बारे में ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वो बहुत ही अलग सलग बैठा था और अपने ही कंपार्टमेंट के लोगों से वो जरा सा भी फ्रेंडली नहीं था। साइरिल के बार बार सवाल करने पर आंटी बिल्कुल सुस्त हो गई थी। वो सोच रही थी कि साइरिल को चुप बिठाने के लिए मैं अब क्या बोलूं, और अब वो मैदान की घास को लेकर साइरिल को उसके सवालों का समाधान देने वाला जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। अब इतने में ही सबसे छोटी लड़की ने सबका मनोरंजन करना शुरू कर दिया, ऑन द रोड टू मैंडले गाना गा गा कर। On the road to Mandalay, on the road to Mandalay, on the road to Mandalay, woohoo! On the road to Mandalay, on the road to Mandalay। उसे सिर्फ इस गाने की पहली लाइन पता थी, पर वो अपने इस गाने में जितना भी उसने सुना था और जो कुछ भी वो याद रख पाई थी उतना पूरा नॉलेज डालने की कोशिश कर रही थी। उसे सिर्फ गाने की धुन याद थी। अब क्योंकि वो गाना भूल चुकी थी तो वो सिर्फ अपना थोड़ा बहुत नॉलेज यूज करके मन घड़त पंक्तियां बनाकर उस गाने को पूरा गाने की कोशिश कर रही थी। On the road to Mandalay, on the road to Mandalay, the whisper my God is saying, I know she thinks of me. On the road to Mandalay, woohoo, on the road to Mandalay। अब वो इस गाने की एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रही थी, जो कि अगर देखा जाए तो असल में गाने के बोल थे ही नहीं, वो सब अपने मन से बना रही थी। एक काल्पनिक लाइन जो वो गा भी काफी मजबूती से रही थी, अपने ही सपनों की दुनिया में खोकर, और वो भी काफी ऊंची आवाज में। बैचलर को ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उस लड़की के साथ शर्त लगाई हो कि वो इस लाइन को जोर से 2000 बार बिना रुके नहीं बोल पाएगी, लेकिन वो शर्त लगाने वाला जो कोई भी है वो अपनी शर्त हारने वाला है। अब जब बैचलर ने ताव देते हुए 2 बार उस छोटी लड़की के ओर देखा, तब आंटी ने जोर से छोटी लड़की को अपनी ओर बुलाया और उसे कहा, यहाँ आओ और चुपचाप कहानी सुनो। बैचलर लड़का देख रहा था कि बच्चे बिना किसी उत्साह के साथ आंटी के ओर जा रहे थे। जाहिर है कि एक कहानी सुनाने वाले के रूप में आंटी का दर्जा बच्चों की नज़र में बड़ा नहीं था। अब स्टोरी शुरू करते ही अचानक से एक साहस से भरी धीमी सी आवाज़ आती है,
जो कि बार बार स्टोरी में कुछ देरी के अंतर के बाद दखल दे रही थी सवाल पूछने के लिए। अब आंटी को सुनने वाले बच्चे हर तरफ से आंटी को गुस्ताखी भरे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आंटी ने स्टोरी को बीच में से रोका नहीं। आंटी ने फिर से एक स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया जो कि बच्चों को अनफेवरेट, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग और बुरी लगती थी। एक बार की बात है, एक बहुत छोटी लड़की थी जो बहुत अच्छी थी। वो अपनी अच्छाई की वजह से हर किसी को अपना दोस्त बना लेती थी। और फिर एक दिन जब वो लड़की खतरे में थी, तब कई सारे लोगों ने मिलकर उसकी जान एक पागल सांड से बचाई, क्योंकि वो सब लोग हमेशा उस लड़की का गुणगान करते थे जो उनके लिए एक मॉरल कैरेक्टर थी। अगर वो अच्छी नहीं होती तो उन्होंने उसे नहीं बचाया होता क्या? एग्जैक्टली और यही क्वेश्चन बैचलर लड़का भी आंटी से पूछना चाहता था। अब ये सवाल सुनते ही आंटी कंफ्यूज हो गई और आंटी ने बड़ी ही अविश्वसनीय ढंग से कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसकी मदद के लिए इतनी तेजी से दौड़ पाते। अगर वो लोग उसे इतना पसंद नहीं करते तो। ये अभी तक की सुनी हुई सभी कहानियों में से सबसे बेवकूफ कहानी है। मैंने तो कहानी का पहला भाग सुना और फिर मैंने कहानी को सुनना ही बंद कर दिया। ये तो सच में बहुत ही बेवकूफ कहानी है। सबसे छोटी लड़की ने कहानी पर कोई वास्तविक राय नहीं दी। इसके पीछे कारण ये था कि उसने फिर से कुछ समय पहले अपनी फेवरेट गाने की लाइन को बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। बच्चों के कमेंट्स सुनने के बाद बैचलर खुद अपने कॉर्नर की सीट पर बैठे बैठे आंटी से अचानक से कहता है, आप एक कहानीकार के रूप में सफल नहीं लगती। इस अचानक से हुए शब्दों के आक्रमण से आंटी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत अपने बचाव में सख्ती से कहने लगती है, बहुत ही मुश्किल काम है कहानियाँ कहना जो कि बच्चे समझ सकें और सराह भी सकें। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, फिर तो शायद आप इन बच्चों को जरूर एक कहानी बताना चाहेंगे। हाँ, हमें एक कहानी बताइए ना, एक कहानी बताइए ना प्लीज। ठीक है, मैं जो कहानी बता रहा हूँ अब उसे ध्यान देकर सुनो। एक बार की बात है, एक बहुत छोटी लड़की थी जिसका नाम था बेरथा। बेरथा दूसरे बच्चों से बहुत अलग थी। वो काफी असाधारण अच्छी लड़की थी। अब जैसे ही बच्चे कहानी की शुरुआत सुनते हैं वैसे ही वो क्षण भर के लिए चौंक जाते हैं और उनका कहानी सुनने में से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो कहानी पर से ध्यान भटकाते हुए इधर उधर देखने लगते हैं। फिर उनमें से अचानक एक बच्चा कहता है, सभी कहानियाँ एक जैसी ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कौन सुना रहा है। वो वही काम करती थी जो उसे कहा जाता था। वो हमेशा सच बोलती थी। वो हमेशा अपने कपड़े साफ सुथरे रखती थी और वो दूध से बनी खीर ऐसे खाती थी जैसे कि वो जैम से बनी पेस्ट्री खा रही हो। मतलब कि मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे अक्सर दूध से बनी मिठाइयाँ खाने के लिए नाटक करते हैं, लेकिन बेरथा ऐसा कभी नहीं करती थी। बेरथा खाने पीने के लिए कभी कोई नाटक नहीं करती थी। वो सभी चीजें शौक से खाती थी। वो अपने सीखे हुए लेसन अच्छी से कंसंट्रेशन के साथ याद रखती थी और उसकी आदतें बहुत ही सभ्य थी। क्या वो सुंदर थी? आप तीनों से ज्यादा सुंदर नहीं थी, पर वो डरावनी अच्छी लड़की थी। ऐसा सुनते ही अचानक से सभी बच्चों की कहानी के पक्ष में प्रतिक्रिया आती है। डरावने शब्द का कनेक्शन अच्छाई के साथ ये उन बच्चों के लिए एक नई बात थी जो ये प्रूव कर रही थी कि बच्चों को ये कहानी बहुत अलग और अच्छी लगी और उन्होंने इस कहानी को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी कहानी उन्होंने पहली बार सुनी थी
और उनके चेहरे के भाव ये साफ साफ बता रहे थे कि उन्होंने कहानी को पसंद कर लिया है। इस कहानी में बच्चों को सच्चाई दिखाई पड़ रही थी जो आंटी की कहानियों में नहीं होती थी। वो बहुत अच्छी थी। उसने अपनी अच्छाई के लिए कई सारे मेडल्स भी जीते थे, जिसे वो हमेशा पहन कर रखती थी अपने ड्रेस पर पिन लगाकर। पहला मेडल उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारी थी। दूसरा मेडल उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वो समय की पाबंद थी। और तीसरा मेडल उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बर्ताव करती थी। जब मेरथा चलती थी तब वो बड़े मेटल से बने हुए मेडल आपस में टकरा के साउंड प्रोड्यूस करते थे। उस शहर में किसी भी बच्चे के पास बेरथा के जितने मेडल्स नहीं थे, इसीलिए हर किसी को पता था कि बेरथा एक हद से ज्यादा अच्छी बच्ची थी। डरावनी अच्छी लड़की। शहर में हर कोई उसकी अच्छाई के बारे में बात करता था और उस देश के राजकुमार ने जब बेरथा के बारे में सुना कि वो कितनी अच्छी है, तब उन्होंने एक फैसला लिया कि उसे एक हफ्ते में एक बार शाही परिवार के बागीचे में आना अलाउड है, जो कि बस शहर के बाहर था। वो एक बहुत सुंदर बागीचा था और इस बागीचे में आने के लिए शहर के किसी भी बच्चे को अनुमति नहीं थी। तो इसीलिए ये बेरथा के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि वो शाही परिवार के बागीचे में जा सकती थी। क्या उस बागीचे में भेड़ थे? नहीं, वहाँ कोई भेड़ नहीं थे, पर वहाँ दूसरे छोटे छोटे अहानिकारक जानवर थे। ऐसा कहकर कहानी बताने वाला बैचलर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है ताकि बच्चों के दिमाग में वो पूरे बागीचे का खजाना आ सके, वो बागीचे को अच्छी से इमेजिन कर सके। और उसके बाद बैचलर ने स्टोरी को कंटिन्यू किया। बेरथा जब बागीचे में गई तब उसे ये जानकर अफसोस हुआ कि बागीचे में एक भी फूल नहीं था। बेरथा ने घर से निकलते वक्त अपने आंखों में आंसू लाकर अपने आंटी से ये वादा किया था कि वो दयालु राजकुमार के बागीचे का एक भी फूल नहीं तोड़ेगी, और वो अपनी आंटी से किया वादा निभाना चाहती थी। इसलिए बेरथा को ये बहुत पागलपन लगा कि बागीचे में तोड़ने के लिए एक भी फूल नहीं था। बागीचे में फूल क्यों नहीं थे? क्योंकि जानवरों ने सारे फूल खा लिए थे। बागीचे के माली ने राजकुमार से कहा था कि आप बागीचे में एक तो जानवर रखे या फूल रखे, आप इन दोनों चीजों को साथ में एक ही बागीचे में नहीं रख सकते। इसलिए राजकुमार ने जानवरों को रखने का फैसला लिया और फूलों को नहीं। कहानी में आए हुए राजकुमार का फैसला सुनकर तीनों भी बच्चे आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि राजकुमार की पसंद बिल्कुल सही है। राजकुमार सच में कितना होशियार है। राजकुमार की जगह अगर कोई और लोग होते हमारे आंटी जैसे, तो वो तो जरूर फूलों को चुनते, पर राजकुमार ने जानवरों को चुना। बागीचे में और भी कई सारी सुहावनी चीजें थी। वहां पर तालाब थे जिनमें सुनहरी नीली हरी मछलियां थी, और पेड़ थे जिन पर बैठे सुंदर मिट्ठू उनके पास देखते ही वो बिल्कुल तुरंत चतुर बातें करते थे। और हमिंग पक्षी थे जो धीमी आवाज में मशहूर धुन सारे दिन गाते थे। बेरथा बागीचे में ऊपर नीचे हर जगह जाती है और बहुत मजा करती है। बेरथा अपने मन में सोचती है, अगर मैं इतनी असाधारण अच्छी नहीं होती तो मुझे कभी भी इस आलीशान बागीचे में आने की और जो कुछ भी मैं इस बागीचे में देख रही हूँ वो सब देखने की इजाजत कभी नहीं मिल पाती। मैं शायद कभी भी इतना मजा नहीं कर पाती। और ऐसा सोचते सोचते बेरथा के तीनों मेडल्स आपस में बजते हैं जब वो चलती है तब, और उसके मेडल्स की आवाज बार बार उसे ये याद दिलाती है कि वो कितनी अच्छी है। उतने में ही एक बहुत बड़ा भेड़िया दबे पैरों से बिल्कुल चुपचाप छिपकर बागीचे में आ जाता है, अपने शाम के खाने के तलाश में, एक छोटे मोटे जानवर का शिकार करने के लिए। जब उस भेड़िए की नजर बागीचे में पड़ती है तो उसे पहली चीज दिखाई देती है बेरथा। बेरथा की फ्रॉक पर एक भी दाग नहीं था। वो बिल्कुल सफेद और साफ सुथरी चमकदार थी, जो कि बहुत दूर से देखने पर भी साफ दिखाई दे रही थी। बेरथा ने भेड़िए को देखा और देखा कि वो उसी के पीछे आ रहा है।
बेरता बहुत डर गई। इसीलिए उसने अपने मन में इच्छा की कि काश उसे इस बागीचे में आने की इजाजत ही ना मिली होती। बेरता जितना तेज भाग सकती थी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी और वो भेड़िया भी उसके पीछे भाग रहा था, बड़े बड़े कदम लेकर और छलांग लगाकर। बेरता जैसे तैसे भाग कर झाड़ियों के झुंड में पहुंच गई, जहां वो एक बड़े से गोल गुच्छेदार मेहंदी के झाड़ के पीछे छिप गई। भागते भागते भेड़िया भी वहीं पर जा पहुंचा। वो अपनी तेज नाक से यहाँ वहाँ बेरता के शरीर की खुशबू को सूंघने लगा। लगभग पेड़ की सभी टहनियों में उसने बेरता को सूंघने की कोशिश की। उसकी काली जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। उसकी आंखें सफेद रंग की थी और वो गुस्से से चमक रही थी। बेरता उसे अपने इतना करीब देखकर बहुत ही डर गई थी और डर से कपकपा रही थी। बेरता अपने मन ही मन में सोच रही थी कि अगर मैं इतनी असाधारण अच्छी नहीं होती तो मैं अभी इस वक्त अपने घर में होती, वो भी बिल्कुल सुरक्षित। हालांकि बागीचे के मेहंदी के झाड़ियों की सुगंध तेज होने के कारण भेड़िया बेरता को अच्छी तरह से नहीं सूंघ पाता है कि वो कहाँ छुपी है, और झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि उसने लंबे समय तक झाड़ियों में बेरता को ढूंढने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। इसलिए भेड़िए ने सोचा कि उसे बेरता को ढूंढने में और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे कहीं और जाकर किसी छोटे मोटे जानवर का शिकार करना चाहिए। बेरता बहुत कांप रही थी क्योंकि भेड़िया उसके आसपास ही छिपकर उसे सूंघ रहा था और उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वो इतने जोर से कांप रही थी कि उसके गले के तीनों मेडल्स आपस में टकरा रहे थे, जो उसे आज्ञा मानने के लिए, हमेशा समय पर पहुंचने के लिए और अच्छा बर्ताव करने के लिए मिले। भेड़िया वहां से जाने ही वाला होता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है जो मेडल्स के आपस में टकराने से पैदा हो रही थी। वो आवाज को सुनते ही वहीं पर रुक जाता है। इतने में ही एक और बार मेडल्स टकराते हैं एक झाड़ी में से, और भेड़िया उस आवाज को सुनते ही उस आवाज का पीछा करता है और तेज दौड़कर उस झाड़ी में चला जाता है। अपने शिकार को अपने सामने देखकर भेड़िए की आंखें निर्दयता से और जीत की चमक से चमकने लगती है। अब इससे पहले कि बेरता वहां से भाग पाती, भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर झाड़ियों में से बाहर निकालता है। वो भूखा भेड़िया बेरता को मारकर बड़े ही लालच के साथ नोच कर खा जाता है। वो उसके शरीर का आखिरी टुकड़ा तक नहीं छोड़ता। पीछे रह जाता है तो वो थे बस बेरता के जूते और उसके कपड़ों के कुछ बचे कुचे टुकड़े और उसके 3 मेडल्स जो उसे उसकी अच्छाई के लिए मिले थे। कहानी की शुरुआत खराब थी, पर इसकी एंडिंग बहुत ही बढ़िया है। ये आज तक की सुनी सभी कहानियों में से सबसे सुंदर कहानी है। मैंने जितने भी कहानियां सुनी, ये उनमें से इकलौती सबसे बढ़िया कहानी है। मैं तुम्हारी कहानी से सहमत नहीं हूँ। ये कहानी सबसे गलत कहानी थी बढ़ते बच्चों को सुनाने के लिए। तुमने और तुम्हारी कहानी ने मेरे बरसों की सिखावट पर पानी फेर दिया। आंटी के ताने सुनते ही बैचलर खड़ा होकर ट्रेन में से अपना सामान निकालने लगता है क्योंकि उसके उतरने का टाइम हो गया था, लेकिन जाते जाते वो आंटी को करारा जवाब देता है। कम से कम मैं उन बच्चों को 10 मिनट तक चुप रख पाया जो आप नहीं कर पाई, लेकिन मैं कर पाया। अब बातों बातों में बैचलर का स्टेशन आ गया और बैचलर ट्रेन से उतर गया। टेम्पल कॉम के स्टेशन पर चलते चलते बैचलर ने उस आंटी का मजाक उड़ाते हुए कहा, बेचारी दुखी औरत, अब अगले 6 महीने तक वो तीनों बच्चे उसका सबके सामने सिर खाएंगे और इच्छा करते हुए उससे ये कहेंगे, आंटी हमें भी इम्प्रॉपर स्टोरी सुनाओ ना।